स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो हमने उसमें 2 पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा था। del IH1 इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके बारे में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि 3D सीरीज में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज है। एस से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी होगी, पी से छोटी होगी, बट विद इन द डी ब्लॉक आल्सो देयर आर सम इरेगुलरिटीज। उसका रीजन अपन ने लिखा था रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो अगर वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है तो वो एटम चाहेगा कि वो उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे, इसलिए उस समय उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। जैसे कि हमने क्रोमियम में देखा था कि क्रोमियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो कम थी। उसका रीजन क्या था कि उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 था। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक बेटर स्टेट एक्वायर कर लेगा, एक स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लेगा, इसलिए उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसलिए वहां पे थोड़ी सी इरेगुलरिटी हमने देखी। ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था। सेकंड पॉइंट था कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में आए, डी ब्लॉक से पी ब्लॉक में आए, तो नो डाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। बट जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो एस में ज्यादा हो रहा था, पी में भी ज्यादा हो रहा था, बट डी में वो जो इंक्रीमेंट है ना वो कम हो रहा है। मतलब एक के बाद दूसरे एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में जो पहले पूरी लिखी थी वैल्यूज, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। मतलब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, इनमें इंक्रीमेंट तो हमें दिख रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में, बट वो इंक्रीमेंट ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। इसका रीजन क्या आपने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो साइज कम हो रहा था, और उसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी। बट डी ब्लॉक में दो चीजें हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट। बट यहाँ पे शील्डिंग भी हो रही है, तो शील्डिंग के कारण आपका वो जो इफेक्ट है ना वो कम भी हो रहा है। इसका इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीमेंट थोड़ा कम भी है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट आखिरी शेल को बाहर कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आखिरी शेल को अंदर खींच रहा है, तो अल्टीमेटली वो कम खींचा रहा है। और पहले में सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के कारण ही सिर्फ रिपल्शन हो रहा था, तो अट्रैक्शन हो रहा था, तो साइज छोटा था। अब यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, और शील्डिंग के कारण थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जरूर रही है, बट उतनी वैल्यू से नहीं बढ़। हमने देखा था ना कि इंक्रीमेंट बहुत कम कम था, 12-13 किलो जूल का फर्क था एक एक और मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में। तो ये 2 पॉइंट्स हमने लिखे थे, राइट। और थर्ड पॉइंट लिखा था जिंक कैडमियम Hg, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, ये लिखे थे। ये थर्ड पॉइंट था हमारा, ठीक है। और इनका रीजन भी यही था कि इनका तो आखिरी शेल फुलफिल्ड है पूरा, 3d10 4s, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट इसी में आयनाइजेशन एंथैल्पी में ही फोर्थ पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड एंड थर्ड हमने लास्ट क्लास में बात की थी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अब हम आज बात करेंगे सेकेंड और थर्ड, यानी कि del IH2 और H3।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको डेल IH2 बोलते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको डेल IH3 बोलते हैं। These are known as successive ionization enthalpies, जो कि इंक्रीजिंग होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अपन एटम से निकाल रहे हैं तो वो आसान है, बट जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो एक कैटायन से निकलने वाला है, 1+ से, राइट? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इट हैज गॉट 1+। अब आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एक 1+ आयन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, which will be more difficult। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is greater than first, third is greater than second, and so on। ठीक है, तो क्या लिखे? सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज in general increases along a period, in general increases along a period, in general increases along a period and the magnitude of increase and the magnitude of increase and there is a and there is and the magnitude of increase for successive element and the magnitude of increase for successive elements is much higher, is much higher, for successive elements is much higher। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा था ना, दो सक्सेसिव एलिमेंट के बीच की आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस ज्यादा नहीं था, पर यहाँ पे रहेगा। मैंने सेकंड की भी वैल्यू कुछ बताई थी आप लोग को रीड करके कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस हमें लगभग 100 का दिख रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की है 1235, अगला टाइटेनियम के 1309, और डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद वेनेडियम की 1414, मतलब 100 किलो जूल का अंतर आ रहा है। और यही जब अपन फर्स्ट को देख रहे थे तो 12 13 15 किलो जूल का फर्क आ रहा है, समझ रहे? यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा, ठीक है, much higher। Also there are some exceptions, also there are some exceptions from regular increase, also there are some exceptions from regular increase, from regular increase, from regular increase। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही हो रही है, एक आध जगह थोड़ा इरेगुलरिटी यहाँ पे, ठीक है, उसको अपन ABC करके लिखते हैं, या अपन फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, राइट? अंडर आयनाइजेशन एंथैल्पी वी आर राइटिंग फोर्थ पॉइंट। पहला 3 पॉइंट हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए लिख चुके हैं ना क्लास में। क्या था वो 3 पॉइंट कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी इरेगुलरिटीज है, सब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बीच में एक जगह डिक्रीमेंट भी हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, और थर्ड पॉइंट जिंक, कैडमियम और Hg का। और फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो कि इंक्रीमेंट होगा और हाई इंक्रीमेंट है between two successive elements, but there are also some exceptions, सबका इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो पहला एक्सेप्शन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, लिखना इसमें, there is a fall in second ionization enthalpy, there is a fall in second ionization enthalpy from CR बोले तो क्रोमियम, फ्रॉम CR, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू भी लिखो, 1592 किलो जूल पर मोल, 1592 किलो जूल पर मोल टू मैंगनीज Mn लिखो, टू Mn, इसकी वैल्यू लिखना ब्रैकेट में 1509। मतलब क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है तो उसकी तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल ही बताया, स्कैंडियम के बाद वेनेडियम में लगभग 100 का अंतर था, वेनेडियम के बाद टाइटेनियम के बाद वेनेडियम के पास 100 का अंतर था, फिर टाइटेनियम से क्रोमियम में भी लगभग 100 का अंतर है। वो 1414 बताया था ना मैंने वेनेडियम का,
उसका अभी क्रोमियम आपने कितना लिखना है 1592, तो फिर 100 प्लस का डिफरेंस है। बट जब क्रोमियम से मैंगनीज में आए तो यहाँ डिक्रीमेंट हो गया, इसी के बारे में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड 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 एक और लिखेंगे, एक और डिक्रीमेंट कहां पे हो रहा है, एंड फ्रॉम कॉपर, एंड फ्रॉम कॉपर, एंड फ्रॉम कॉपर 1958 टू जिंक, अब मैं वैल्यू लिखा देगा, यूनिट समझ रहे हो ना, किलो जूल पर, टू टू जिंक, टू जिंक 1734, 1734, ठीक है। हाँ, पर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा लिखते हैं शुरू में, ये जितने भी पॉइंट्स लिखने वाले हैं इसके अंदर एबीसी के सब एक्सेप्शंस आएंगे कि पूरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक इंक्रीमेंट हुआ, क्रोमियम से मैंगनीज पे डिक्रीमेंट हुआ, फिर मैंगनीज से लेके कॉपर तक इंक्रीमेंट 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 होता जाएगा, वो 1900 तक पहुंच गया, 1900 लिखा है कॉपर का, और जैसे ही जिंक में आया तो वापस 1700 हो गया। समझ में आ रहा है क्या किया था। अब ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान देना, क्रोमियम से मैंगनीज पहले ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या रहा है, क्रोमियम में क्या था, ये फर्स्ट ये अपन सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, राइट, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, अब तो क्रोमियम बन चुका है Cr+1+, और सा कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5, इसका जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो हाई आयनाइजेशन थेरेपी लेगा ही, राइट, क्लियर है ना। बट मैंगनीज का ऐसा नहीं, समझ लो, मैंगनीज में, मैंगनीज और इसमें क्या फर्क है कि इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो एक हायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलने वाला है। सेम चीज कॉपर की भी देखो, देखो कॉपर में 1+ करेंगे और जिंक 1+ है ना, जिंक का 3d10 4s1 है अभी कॉन्फ़िगरेशन, पहले 4s की था, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Zn+ बना, अब 4s बनेगा, अब वो तो चाहेगा ना कि जल्दी मैं 3d10 पहुंच जाऊं, तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, सेकंड वन, Zn2+ वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा ना, मैं एक अच्छी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ला रहा हूं। पहली क्यों हाई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल था, तो वो रेजिस्ट कर रहा था कि मैं नहीं हटूंगा, मैं स्टेबिलिटी नहीं छोड़ूंगा, पर तब भी आपने कितनी 906 किलो जूल एनर्जी दी और उसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, वो पहले से स्टेबल था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, अब आप बोलो अब ऐसे ही रहना, Zn+ तो अब ऐसे ही रहना, तो वो अब नहीं रहेगा ऐसा, बोलेगा कि अब मैं वापस और अच्छे स्केल में जाऊंगा, तो वो अब कम आयनाइजेशन एनर्जी में भी सेकंड को लूज कर देगा, तो उसके 1900 से वो और बढ़ के 2000 नहीं गया, तो 1700 में ही अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब अगला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसका आने वाला है, व्हिच इज Zn2 पॉसिबल। समझ रहे, इसका रीजन लिखना, दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज after the removal of first electron, this is because after the removal of first electron, after the removal of first electron, comma, Cr and Cu, Cr and Cu, क्रोमियम एंड कॉपर उनका ज्यादा है, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं, इसलिए अब दूसरा निकालना थोड़ा मुश्किल है, मुझे, और वही जिंक और Mn में दूसरा निकालना आसान होगा। Mn का भी देखो ना, Mn का क्या होता है 25 3d5 4s2, ये Mn का कॉन्फ़िगरेशन, Mn का, Mn+ का क्या होगा 3d5 4s1, ये तो सेम जिंक के जैसा है, जैसे Zn+ था वैसे ये भी है, ये भी चाहेगा कि मैं जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करूं, इसलिए Mn की भी एनर्जी सेकेंड वाली कम होगी क्रोमियम के कंपैरिजन में, क्लियर है। तो क्या लिखे, दिस इज बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Cr and Cu acquire a stable configuration, acquire a stable configuration, Cr and Cu acquire a stable configuration, वो stable configuration कौन सी है, ब्रैकेट में लिख लो D5 and D10, D5 and D10, कॉपर ने भी D10 एक्वायर किया है,
इसलिए उसका दूसरा वाला एनर्जी हाई है 1900 कुछ, ठीक है। और क्रोमियम में भी दूसरा हाई है क्योंकि उसने भी एक 3d5 कंफिगरेशन एक्वायर किया हुआ है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको एक अच्छे स्टेबल कंफिगरेशन से निकालना पड़ेगा, इसलिए उसकी भी हाई है कितनी, कितनी है कॉपर की दूसरी वाली 1592 आया है ना, क्रोमियम की सर, क्रोमियम की लिखा 1592 से, ठीक है ओके। ब्रैकेट क्लोज कर देना d5 एंड d10 के बाद। एंड द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड द रिमूवल ऑफ second electron is very difficult. Stop. Thus the order of thus the order of thus the order for thus the order for second ionization enthalpy, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, second ionization enthalpy को देखो पूरा वर्ड लिखने से अच्छा है आप IE2 करके लिख लो। IE2 का मतलब भी वही होगा, IE2 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्या लिखो, thus the order for IE2 is वेनेडियम से ज्यादा होगा क्रोमियम का, राइट, और क्रोमियम से ज्यादा है, सॉरी क्रोमियम से कम है मैंगनीज का, सही है, ऐसी होगा ना ऑर्डर। और वही चीज वहां क्या होगी, एंड वहां कौन से तीन को कंपेयर करेंगे अपन, निकल कॉपर और जिंक। तो निकल से ज्यादा था कॉपर का, और कॉपर का ज्यादा होगा जिंक से। ये दो इरेगुलरिटी, ये ठीक है, इसका बी पॉइंट लिखेंगे, इसी का फोर्थ में ही सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, फोर्थ का ही सेकंड पॉइंट, बराबर है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE3 भी लिख सकते हो ना, बार बार पूरा लिखने से बेटर है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब थर्ड किसकी हाई होगी, अभी किसकी लो हो गई थी, मैंगनीज की लो हो गई थी, अब इसकी लो थी, जिंक की भी लो गई थी, जिंक और मैंगनीज की लो हुई थी ना, अब थर्ड इनकी हाई हो जाएगी। जैसे कॉपर और क्रोमियम की सेकंड हाई थी ना, क्योंकि वो स्टेबल में थी और वो जल्दी से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सेकंड उनकी हाई थी। अब थर्ड किनकी हाई होगी, जो अब सेकंड के बाद स्टेबल हो गए, जिंक एंड मैंगनीज। हाँ लगभग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज वेरी हाई, ऑफ Mn इज वेरी हाई, Mn is very high because the third electron is to be removed, because the third electron is to be removed, because the third electron is to be, has to be removed from the stable half filled 3d orbital, from the stable half filled 3d orbitals, stable half filled 3d orbitals, ब्रैकेट में लिख भी दो, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 3d5 3d5, क्लियर पॉइंट। एक पॉइंट अपन जिंक पे भी लिख सकते हैं, वहां 3d10 लिख देंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखना सी पॉइंट, इसी में थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर change from change from change from
Fe2 positive to Fe3 positive, Fe2 positive to Fe3 positive. Third ionization enthalpy for change from Fe2 positive to Fe3 positive is very यहाँ पे वर्ड आप लोग लिखोगे, ठीक है? पहले समझते हैं Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में कन्फिगरेशन क्या होगा, ठीक है? चलो, Fe का एटॉमिक नंबर 26, 25 मैग्नीज का था, उसके बाद में आपका आता है FeCONi 26, 27, 28। तो इसका कन्फिगरेशन है 3d6 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s2 से, तो Fe पॉजिटिव का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 4s1। Fe2 का 3d6 और Fe3 का 3d5। अब अगर मुझे 2 से 3 आना है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? स्मॉल की हाई, यहां क्या वर्ड आएगा मुझे बताओ? स्मॉल आएगा, मतलब हाँ ऑब्वियसली ज्यादा तो लगने वाली है, बट उस सीरीज में वो कम हो जाएगा। हाँ, कंपैरेटिवली स्मॉल हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने देखा ना, वैल्यू तो ऑब्वियसली वैल्यू तो इंक्रीज होगी ना। जैसे कॉपर की फर्स्ट आपने 653 लिखी थी, हाँ या ना? 653 लिखो ना, और सेकंड बड़ी है ना 1592। हाँ सॉरी, क्रोमियम की कितना लिखे थे? 653, और क्रोमियम की सेकंड क्या लिखे हो? 1592। ये बड़ी है राइट। और वैसे देखो, मैंगनीज की आपने 717 लिखी थी और अभी 1509, तो ये तो बढ़ेगी। पर आप देखिए ना कि सीरीज में 1592 से 1509 में आ गया, मतलब कम हुआ। ये कम की बात कर रहा है, ऑब्वियसली वैल्यू तो ज्यादा होगी। Fe2, Fe का देखो, Fe का आपने फर्स्ट क्या लिखा है? 762, देखिए 762। सेकंड होता है 1561, बढ़ेगी ऑब्वियसली। और थर्ड है 2962। पर जब आप इसके पहले वाले का थर्ड देखोगे ना, तो वो था 3260। मैंगनीज के बाद Fe आता है राइट। मैंगनीज का IE3 का वैल्यू होता है 3260, और आयरन का IE3 का वैल्यू होता है 2900। हुआ ना कम? तो कम हुआ क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने वाला। क्लियर है? तो इज स्मॉल is very small because loss of third electron, because loss of third electron because loss of third electron gives the stable configuration of 3d5, gives the stable configuration of 3d5. Hence IE3 for Fe, यहां साइन क्या आएगा? बस साइन आप लोग लिख लो, ठीक है? IE3 for M, किसका IE3 ज्यादा होगा? Mn, वही 3260, और आयरन का है 2962। तो यहाँ पे साइन ऐसा है, 300 का फर्क है, लगभग 300 बिट का डिफरेंस है, क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ। ठीक है, Mn का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3260 है, सॉरी 3260, और इसका क्या है? 2900 समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट के अंदर या पहले 3 सब पॉइंट्स लिख लिए एबीसी करके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आओ। द हाई वैल्यूज ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, द हाई वैल्यूज ऑफ IE3 for Cu, equal to copper, Ni nickel, and Zn, चलो स्कूल से आ रहा हूँ मैं, बढ़िया है। तो टाइम मीटर है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो
The high values of third ionization enthalpies for Cu, Ni, and zinc explains why they show a maximum oxidation state of 2. Explains why they show a maximum oxidation state of 2. A maximum oxidation state of 2. ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर है. Heading to positive, copper to positive, nickel to positive. ये इनके highest oxidation states होते हैं. ठीक है. Last point, last 6th point. The first ionization enthalpies of 5D elements of 5D elements are higher as compared to those of 3D and 4D elements. So, 3D and 4D elements are higher as compared to those of 3D and 4D elements. So sir, this is because अब हमें तो लग रहा था कि नीचे आ रहे तो साइज बढ़ रहा है, राइट. अब ग्रुप में नीचे आओगे तो 3D के बाद 4D और नीचे चला गया, मतलब एक शेल और बढ़ गया. 4D से 5D का एक शेल और बढ़ गया. तो यहाँ तो आपकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है ना. और यहाँ पे लैंथुलर कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा था हमने, कि साइज उतना नहीं बढ़ रहा है. याद आ रहा है? तो साइज उतना नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम तो नहीं होगी, बढ़ रही है. उसका रीजन एक ये भी है कि यहाँ पे F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर, अपने वहां भी पढ़ा था ना लैंथुलर कॉन्ट्रैक्शन कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो वो 4f के इलेक्ट्रॉन 5s को 6s को पीछे कर ही नहीं पा रहे, समझ लो, रिपेल नहीं कर पा रहे. तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. ये लाइन समझ आ रहा है. 5D कहां पर आती है? 6s में, और वहां एक और भर आता है 4f लैंथेरॉन्स. उनके कारण एक तो साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाया बेचारों का, लैंथर कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D वालों का साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए थी. बट ड्यू टू लैंथर कॉन्ट्रैक्शन साइज नहीं बढ़ पाया, एंड बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग साइज छोटा नहीं हो पाया और साइज बड़ा नहीं हो पाया. समझ गए? दोनों रीजन, साइज दो कारणों से बड़ा नहीं हो पाया. पहला लैंथर कॉन्ट्रैक्शन, उससे छोटा रह गया. पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उससे भी वो छोटा ही है, बड़ा नहीं हो पाया. और जब बड़ा नहीं हो पाया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी. ठीक है, क्या लिखे? The first ionization enthalpies of 5D elements are higher as compared to those of 3D and 4D elements. This is because the weak shielding of nucleus by 4f electrons in 5D which results in greater nuclear charge, acting on valence electron, ठीक है. ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी 6 नंबर की प्रॉपर्टी. क्या देख लिया हमने? रेडियस देखे, उसके बाद हमने देखा था मेटालिक कैरेक्टर, फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन. तो 5th हुआ ना, ये 6th होगा अपना ना. नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी डालना, कलर्ड आयंस. 6th प्रॉपर्टी कलर्ड आयंस. ये समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी.
इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जितनी भी इरेगुलरिटीज है ना उनको समझना आना चाहिए। और हर का रीजन अपन देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही खोजे हर का रीजन, ठीक है। तो आपको कन्फिग्रेशन इतने आना चाहिए ना, और एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए फर्स्ट सीरीज का एटलीस्ट ईडी का। कलर्ड आयंस, इसमें आइफन डाल के लिखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, most of the transition metal compounds are colored are colored are colored both in the solid and in aqueous state, and in the aqueous state. Next time में color is due to the presence of 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 incomplete desuction. Color is due to the presence of incomplete desuction. अभी भी आता है, अभी वहां पर पेयरिंग अनपेयरिंग भी लिखते हैं ना, अनपेयरिंग, ठीक है। तो सब further when the anions or the ligands मतलब कोऑर्डिनेट में पढ़े थे ना कि आपका सेंट्रल एटम कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे उनको अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सबसे ने क्या पढ़ा था कि अभी तक इनके पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेट थे। डीजेनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी, पर डिपेंड करेगा कि अब लिगेंड किस तरफ से आ रहा है, किस एक्सिस की तरफ से आ रहा है। क्योंकि हमने देखा ना कि डी में इस टाइप के कुछ आपके वो होते हैं शेप डी ऑर्बिटल्स के, एक अलोंग द एक्सिस वाले भी होते हैं, एक बिटवीन द एक्सिस वाले भी होते हैं। इन दोनों में फर्क दिख रहा है आपको, एक अलोंग द एक्सिस है, एक बिटवीन द एक्सिस है ना। ऐसा एक और ये होता है ना, ऐसे दो होते हैं और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ऐसे अलोंग वाले दो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो जो अलोंग द एक्सिस वाले उनकी एनर्जी हाई कब होगी, जब लिगेंड एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहा होगा, तब ये ज्यादा रिपेल होंगे इससे और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई T2G, EG, मतलब T2G एंड EG, T2G इनको बोलते थे और इनको EG बोलते थे। ये दो मिलके EG थे, ये तीन मिलके T2G। तो जब अगर आपका इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस से, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, लाइगेंड्स बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो DXY, DYZ, DZX की एनर्जी बाकी दोनों से हाई हो जाएगी। अभी तक पांचों की एनर्जी सेम हुआ करती थी, तभी उनको डीजेनरेट कहा जाता है। बट एक नेगेटिव स्पीशीज या लाइगेंड आने से इन पांचों के बीच में फूट पड़, तीन अलग हो गए और दो अलग हो गए। अब डिपेंड करेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, कि लिगेंड किस तरफ से अप्रोच किया। लिगेंड ने इनको अप्रोच किया तो ये अमीर हो जाएंगे, लिगेंड ने इनको अप्रोच किया तो ये अमीर हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ग्राफ नहीं था, मतलब वो तीन ऊपर दो ऊपर, ग्राफ नहीं बोलेंगे, दैट वाज एनर्जी लेवल डायग्राम। वो एनर्जी लेवल डायग्राम था जहाँ पे जब अपन ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे थे तो ऑक्टाहेड्रल में DXY, DYZ, DZX की एनर्जी हाई हो गई थी, तो वो तीनों ऊपर चले गए थे और बाकी दोनों नीचे। ये पढ़ा होगा ना। हाँ, तो क्या लिखे, फर्दर व्हेन द anions or the ligands approach the transition metal ion, approach the transition metal ions, comma, their d orbitals do not remain degenerate. Their d orbitals do not remain degenerate. अभी तक वो degenerate थे, do not remain degenerate. So stop. They split into two sets. They split into two sets
they split into two sets, one of lower energy orbitals, one of lower energy orbitals, ब्रैकेट में T2G लिखियो, T2G एक जनरली एक केस ले रहे हैं सभी का, और हमें पता है टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है ना, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में अपोजिट चीज है, ठीक है। हाँ, one consisting of या one of lower energy orbital ब्रैकेट में T2G which includes ब्रैकेट के अंदर ही लिखा, which includes dxy, dyz and dxz, dxy, dyz and dxz, bracket close, and the other of higher energy orbitals, and the other of higher energy orbitals, and the other of higher energy orbitals, दूसरा सेट हायर एनर्जी ऑर्बिटल का ब्रैकेट में Eg, which includes dx square minus y square and dz square. जो भी लिखे हैं उसको बता रहा हूँ कैसे होता है। ये आपके पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल से एनर्जी सेम है पांचों की, पर जैसे ही एक एनायन या एक लिगेंड उनको अप्रोच किया विद इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो दो जो है वो ऊपर चले गए, तीन जो है वो नीचे चले, ठीक है। इन तीनों को कह रहे हैं अपन T2G एंड दीज आर नथिंग बट dxy, dyz एंड dzx, और ये Eg आपके हायर एनर्जी में चले गए विच आर नथिंग बट dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड d6। समझ गए? पहले एनर्जी सेम थी, degenerate orbitals, now the degeneracy is lost because of light, ठीक है। तो this is called crystal field splitting, this is called crystal field splitting, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। this is called crystal field splitting। अलग हाँ वो पता चल रहा है, कलर एसपी से थोड़ा पता चल रहा है, मतलब ठीक से पता चल रहा है ना कलर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट लाइन में thus the electron can jump from, thus the electron can jump from, thus the electron can jump from lower energy d orbital to higher energy d orbitals, thus the electron can jump from lower energy d orbitals to higher energy d orbitals। अब ये अपने आप तो करेगा नहीं, क्योंकि हायर से लोअर में जाना है ना, लोअर से हायर में जाना, तो लोअर से हायर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, वो उसको मिलेगी लाइट से, तो पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूनिक लाइट आ रही है, कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, क्वांटम पैकेट्स, वो एनर्जी इनको मिलेगी, ये एनर्जी लेके वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। दूसरा बात है उसको द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी to do this, the required amount of energy to do this, the required amount of energy to do this, to do what, lower से higher में जाने के लिए ना, to do this is obtained by absorption of light, is obtained by absorption of light of a particular wavelength, of a particular wavelength, of a particular wavelength, of a particular wavelength। अब वो वेवलेंथ भी कौन सी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, अपन पढ़ते थे ना, E is equals to hc अपॉन लैम्डा, वो hc अपॉन वेवलेंथ बोला इसलिए hc अपॉन लैम्डा बोला, वरना E is equals to h में पढ़ते थे ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो E is equals to hc अपॉन लैम्डा। ये E क्या है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, जिसको अपन डेल O या
टेल टी से डिनोट करते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, इन दोनों के बीच की एनर्जी, क्योंकि उसको यहां से यहां पार करना तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, और वो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम यहां से निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू hc अपॉन ई। इन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी गैप होगा वो यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा से अपन वेवलेंथ निकाल लेंगे, सॉरी वेवलेंथ से पता करेंगे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो, क्योंकि वो उसको ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को वो रेडिएट कर देगा। समझ रहे, तो व्हाइट लाइट आती है तो कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का रेडिएट कर देगा। ओके, क्या लिखिए, the required amount of energy to do this is obtained by absorption of light of a particular wavelength in the region of visible light, in the region of visible light। ठीक है, दूसरा, one or more electrons are promoted, one or more electrons are promoted one or more electrons are promoted from a lower to higher level, from a lower to higher level, from a lower to higher level within the same d suction, within the same d suction। ठीक है, the same d suction। अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते समय कलर का चार्ट वो भी बनाया था कि अगर ये कलर एब्जॉर्ब करता है आपका कंपाउंड तो क्या रेडिएट करेगा, व्हाइट में से अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीनिश ब्लू बचेगा, तो वो कंपाउंड ग्रीनिश ब्लू कलर में दिखेगा। उसने रेड को एब्जॉर्ब किया क्योंकि उसको उतना ही एनर्जी चाहिए था नीचे से ऊपर जाने के लिए, इसलिए उसने रेड कलर ही एब्जॉर्ब किया, उसी वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब किया, उसको उससे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें। अच्छा, इससे पहले एक लाइन लिखना, फिर एग्जांपल लिखते हैं। ट्रांजिशन, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, हाँ लोएस्ट है की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो the transition metal ions, the transition metal ions, the transition metal ions have a property to absorb such radiations, have a property to absorb radiations, such absorb radiations from the visible light, absorb radiation from the visible light। विजिबल लाइट में तो वही आपके 7 कलर्स है ना, और उसके बाकी जो भी अलग अलग शेड्स from the visible light and appear colored, and appear colored, and appear colored due to emission of, due to emission of the remainder, due to the emission of the remainder as colored light, as colored light। remainder, remainder मतलब रिमेनिंग कलर्स। व्हाइट कलर आया, मैंने रेड अब्सॉर्ब किया, अब रेड नहीं बचा उस कलर में, व्हाइट में से रेड निकालूंगा ना तो ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट बचेगी। समझ रहे हो? वापस रेड मिला दोगे तो व्हाइट हो जाएगी। इन सारे कलर्स को आपस में मिक्स करोगे तभी ना व्हाइट बनेगा प्योर को। अब उसमें से आप अगर रेड पार्ट निकाल लेते हो ना तो वो ग्रीनिश या ब्लूइश टाइप का शेड बचेगा उसको। ठीक है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोले थे अपन, याद है? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वही जो एब्जॉर्ब किया और बचा हुआ रेडिएट कर दिया, तो जो रेडिएटेड कलर है ना उसी को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोल रहे हैं, रेड कलर का। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब wavelength of red light, if a substance absorb wavelength of red light, comma, the transmitted light, the transmitted light
will consist of wavelength, will consist of wavelength corresponding to greenish blue color. Will corresponding to greenish blue color, and the substance will appear greenish blue in color. And the substance will appear greenish blue in color. Substance will appear greenish blue in color. मतलब कॉपर यही रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा, तो कॉपर ब्लू कलर का दिखता है ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन, कॉपर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कॉपर आयन। कॉपर नहीं दिखता ना ब्लू कलर का, कॉपर आयन ब्लू कलर का दिखता है। आज के बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं। रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ, इसलिए ब्लूइश दिख रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिखते हैं। आप अगर पूरा वो देखोगे ना, आरजीबी तो होता है पूरा, मेन क्या होता है, तीन ही तो प्राइमरी कलर्स हैं, आरजीबी, रेड ब्लू एंड ग्रीन, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को मिक्स करके आप बाकी सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, जैसे मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, येलो हो गया, है ना। मेन तो आरजीबी ही है, अगर आप इसमें से आर निकाल दो तो जीबी बचेगा, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, ये अगर आप इन तीनों को ही मिक्स करते हो तो व्हाइट बन जाएगा, इन तीनों को भी बस मिक्स करते हो तो भी व्हाइट बन जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी शेड्स हैं वो सब इनको मिला के ही बने, मैजेंटा भी, येलो भी और सियान भी। चलो देखो, एक मुझे पॉइंट लिखना, Sc3+, Sc3+, स्कैंडियम का 3+, ना Sc3+, एग्जांपल एक पॉइंट लिख रहा हूं, Sc3+ एंड Ti4+, Sc3+ और Ti4+ का कंफिगरेशन लिखो तो कहीं ऊपर या रख लो, फिर मैं इस पॉइंट को कंटिन्यू करवाऊंगा। Sc3+ का कंफिगरेशन चाहिए मुझे, और Ti4+ का, टाइटेनियम बोले तो 22 है ना, Sc21 होता है, टाइटेनियम 22 होता है ना, फिर वैनेडियम 23 होता है। Sc3+ एंड Ti4+ का कंफिगरेशन क्या होगा, बता लो, तुरंत बोल सकते सर आर्गन का कंफिगरेशन क्या होगा, आर्गन का कंफिगरेशन। Sc3+ बोले तो 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन हटा तो 18 हो गए, और उतने तो आर्गन के पास भी है, और 22 टाइटेनियम में से 4 हटाए तो वो भी 18, वो भी आर्गन हो गया ना। तो ये दोनों आयंस कलरलेस होते हैं, रीजन आप बता सकते हो, इनके पास डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कौन जंप करेगा यहाँ से, और कोई जंप नहीं कर रहा है मतलब व्हाइट लाइट में से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो कुछ एमिट भी नहीं हो रहा है, इसलिए दे आर कलरलेस। समझ गया ना। स्कैंडियम 1+ बोल सकते हो, कलर हो सकता है, 1+ भी है, उसके पास भी तो डी नहीं हो गया, टाइटेनियम 1+ हो सकता है, हाँ ये होगा 3D1 भी तो पहला निकलेगा उसका। ठीक है, खाली तो Sc3+ एंड Ti4+ have completely, ऐसे निकलेगा, ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन Sc12+ क्या लिख रहे हो, Sc3+ and Ti4+ have completely empty d orbitals, completely empty d orbitals, completely empty d orbitals, and are colorless, and are colorless, and are colorless। ठीक है, उसका कुछ और आयंस दिखा रहा हूं, उसके बारे में बताना इनका क्या हाल होगा। देखो Cu1+, फिर Zn2+, हाँ कॉमन डाल देते हैं ना, इनके बारे में कुछ लिख रहे हैं, हाँ राइट।
फिर Zen 2 प्लस कितनी, इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर पता है ना आप लोग को, फिर और बता रहा हूँ Ag1 प्लस Ag1 प्लस Au1 प्लस Au1 प्लस Cd2 प्लस and Hg2 plus and Hg2 plus and Hg2 plus, इसमें क्या सिमिलरिटी दिखी समझा आप लोग को? ZnCdHg तो पता है ना सबको, इनके पास क्या होता है 3d 4d 5d सबका फुल होता है, जंप करके कहाँ जाएगा, ऊपर तो खाली नहीं है, नहीं देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर तभी जा पाएगा जब ऊपर खाली जगह भी होनी चाहिए ना। अब Cu2 प्लस तो कुछ इस टाइप का है, समझ रहे हो? तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाए तो जाए कहाँ, सॉरी 4s1 3d टेस्ट सिल्वर, कॉपर की, सिल्वर कभी तो लिखे हैं और फिर गोल्ड इसके नीचे, जो कल बात की थी ना अपन कॉइनेज एलिमेंट्स 4s2 3d 7 होता है ना, कॉपर का 27 होता है, कॉपर का 3d10 4s 18 के बाद 19 19 और 10 29, क्लियर है? समझ रहे हो ना क्या रीजन क्या हो सकता है इसका, कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं, पहले वाले sp3 प्लस और ti4 प्लस क्यों कलरलेस थे, क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही थी, एम्प्टी थी पूरी, ये ऑर्बिटल ही ही बट एम्प्टी थी, ठीक है? इनके पास डी ऑर्बिटल है पर पूरी भरी, एम्प्टी है ही नहीं, तो जंप करे कहां जाएगा, दोनों ही केस में ये कलरलेस, ठीक है? तो लिख लो क्या कंटिन्यू करने से पॉइंट, Sc प्लस Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस have completely filled d orbitals, have completely filled d orbitals, have completely filled d orbitals, and there are no vacant, and there are no vacant d orbitals, and there are no vacant d orbitals for promotion of electrons, for promotion of electrons, for promotion of electrons. So hence they are also colorless. Hence they are also colorless. Hence they are also colorless. ठीक है? क्लियर है? कुछ के कलर लिखवा दो क्या, जैसे कॉपर 2 प्लस का आपको पता है ब्लू होता है, राइट? क्योंकि वो रेड एमिट करता है, रेड एब्सॉर्ब करता है, दोनों होते हैं, रेडिश ब्राउन और एक ग्रीनिश डर्टी ग्रीन होता है, तो लिखो कुछ के लिखवा देता हूँ कलर का आप लोग को, हाँ तो वो कलरलेस नहीं लिखना है, उसको कलरलेस ही लिखो, हाँ चलो लिखो कुछ के कलर्स लिखते हैं ना, कलर्स ऑफ सम आयंस, ऐसे लिख लो बस, कलर्स ऑफ सम आयंस। अच्छा एक और बात अपन वहां देख लेते कोऑर्डिनेट में, कि फॉर एग्जांपल जैसे टाइटेनियम का कलर अगर पर्पल है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार पर्पल ही होगा, लाइगेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लाइगेंड ही तो ये एनर्जी डिसाइड कर रहा है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लाइगेंड याद आ रहा है कुछ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड्स, अगर हाँ अगर CO आता है, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो वो बहुत ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा तो उस हिसाब से लैम्डा वो ज्यादा वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब करेगा या कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब करेगा, अभी तो ज्यादा वेवलेंथ वाला क्या है ना रेड, कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ, समझ रहे हो? तो गैप अगर, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब करोगे ना मतलब आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना क्लियर? मतलब कॉपर वाले में एनर्जी गैप कम होगा तभी वो ज्यादा वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब किया रेड, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए, वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करोगे तो आपके पास ज्यादा एनर्जी आएगी, आप हायर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करोगे तो कम एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट डेल्टा डिसाइड कर रहा है, डेल्टा कौन डिसाइड कर रहा है, लाइगेंड्स, डेल्टा की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है,
लाइगेंड कि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है, हमें क्लियर। तो जरूरी है कि टाइटेनियम पर्पल कलर शो कर रहा है तो वो हर लाइगेंड के साथ सेम पर्पल कलर शो करेगा, कुछ कलर चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइगेंड विद व्हिच इट इज मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। पर अपन एक जनरल लिख रहे हैं कि ये आयन पर्टिकुलरली क्या कलर एमिट करेगा, तो क्या लिखना है पहले लिखना Ti3+ लिखो, Ti3+ हाइफन डाल के पर्पल, Ti3+ पर्पल, Sc3+ Ti4+ तो अपन कलरलेस लिख चुके हैं ना, Sc3+ कलरलेस लिखे ना ऊपर Ti के साथ, ठीक है। तो Ti3+ लिखिए पर्पल, वो मैं ऐसा बोला Sc3+ और Ti4+ तो लिख लिया ना कलरलेस, ऐसा बोला, ठीक है। हाँ नेक्स्ट Cr3+ क्रोमियम, कुछ कॉमन के लिखते हैं अपन, Cr3+ क्रोमियम वायलेट, वायलेट, Mn3+ वायलेट, Mn2+ इसका डाइक्रोमेट का होता है ना ब्लू, Mn2+ का पिंक, Cr2+ का ब्लू, Mn2+ का पिंक एंड Cr2+ का ब्लू, Fe2+ 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 ग्रीन, Fe2+ ग्रीन, कॉपर का तो अपन को पता है Cu2+ ब्लू, Cu2+ ब्लू, Ni2+ Ni2+ ग्रीन, Ni2+ ग्रीन, ठीक है एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखना, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको अपन किससे डिनोट करते थे, ई नॉट से, है ना, ई नॉट, और वो ईएमएफ होता तो ई नॉट सेल लिखते थे, है ना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के लिए उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता था, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, और जब हम सेल की बात करते थे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रैकेट में ई नॉट एंड केमिकल रिएक्टिविटी, एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा। तीन पॉइंट पर लास्ट क्लास में लिखी डायरेक्शन करती था, आज 3 पॉइंट और लिखाया हमने, और एक पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट्स भी, ठीक है, और एक हो गया आपका कलर डायरेक्शन। एक बड़े में यही बचा है कि जो अपन आज लिखे ना, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, केमिकल रिएक्टिविटी, ये एक मेजर पॉइंट बचा हुआ है, बाकी इसके बाद तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी छोटा पॉइंट है, वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि अपन इसमें वो भी पढ़ेंगे, एटमाइजेशन तो उसमें था ना थोड़ा बहुत, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। हाँ तो और क्या करना है, फिर ये भी तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ऑक्साइड है। हाँ वो इसमें आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में Mn3+ Mn2+, वो आ जाएगा। चलो बाकी इसके अलावा जो एलॉय फॉर्मेशन है, कैटलिस्ट कैटलिटिक प्रॉपर्टी है, वो सब छोटे छोटे पॉइंट है।